हेलो क्लास, वेलकम टू लेट स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम अपना अगला पाठ पढ़ेंगे, आनंद मठ की ललकार। तो पाठ को हम शुरुआत करेंगे। आप भी अपने टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और ध्यान दीजिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पश्चिम बंगाल के खुलाना जिले के डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे। यानी जो खुलाना जिला है, जिला उसके डिप्टी मैजिस्ट्रेट यानी जिले के अधिकारी यानी कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर थे। उनके इलाके में रहने वाले मॉरल नाम का एक अंग्रेज़ी कानून की धज्जियाँ उड़ाता रहता था। मॉरल नाम का एक अंग्रेज़ी का अधिकारी था जो सभी का क्या करता था, उनको परेशान करता था। उसको यह भ्रांति थी कि उसके मुख से निकले शब्द ही धरती का कानून है। यानी उसको यह विश्वास था कि जो वह शब्द निकले वही कानून, दूसरा नहीं। वह स्थानीय किसानों पर ज़बरदस्ती नील की खेती करने का दबाव कर डालता रहता था। जब कुछ किसानों ने इस आज्ञा की अवहेलना की यानी विरोध की तो उनके घर जला डालता और कुछ को तो गोलियों से भून डाला। ऐसा था उसका आतंक। किसका? उस मॉरल नाम के अंग्रेजी कानून का। तो आगे देखो, अत्याचार की यह कहानी उड़ते उड़ते बंकिम चंद्र के कानों पर आ पहुंची। यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कानों पर आ पहुंची। उनका खून खौल उठा, गुस्सा आया और उन्हें उस अपराधी को सजा दिलाने की ठान ली। मॉरल अपने अंग्रेज होने का गर्व में एक हिंदुस्तानी मैजिस्ट्रेट को कुछ समझता ही नहीं था। यानी उनके सामने कचरा ऐसे समझता था। बंकिम चंद्र जी ने कानूनी कार्यवाही शुरू की तो वे मॉरल ने उन्हें पैसे का लालच दिया। जल्दी उसका भ्रम टूट गया और उसके स्पष्ट महसूस होने लगा कि कानून का शिकंजा उसके गले में पड़ने वाला है। वह जेल में घुट-घुट कर नहीं मरना चाहता था, अतः जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। फिर वह इस और कभी नहीं लौटा। यानी जब अपराध शुरू हो गया तो वह कानून के इससे बचकर वह भाग गया। मॉरल, इस न्याय का समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। जैसे आग लगने के बाद जैसे बोलते हैं ना, चारों कोने। लोगों ने चैन की सांस ली। बंकिम के एक मित्र ने टिप्पणी की कि वह बदमाश तुझसे बचकर तो भाग गया, पर जंगली जानवरों उसे छोड़ दिए होंगे क्या? ऐसा नहीं लगता। बंकिम गंभीर थे। उन्होंने मित्र से पूछा, बता सकते हो मॉरल जैसे आदमी क्यों इतनी हिम्मत दिखाते हैं? तो उसका, अरे भाई, भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार है, वे ही हमारे लिए कानून बनाते हैं और उनमें से कुछ खुद ही उन कानूनों का उल्लंघन करते डालते हैं और फिर भी साफ बच निकलते हैं। जब तक हम अंग्रेज़ों के अधिकार से स्वतंत्र नहीं हो जाते सब कुछ ऐसा ही चलेगा। हम भारतीय निचले दर्जे के नागरिक ही बने रहेंगे। मित्र ने उत्तर दिया, मैं भी यही सोचता हूँ। बंकिम ने कहा। बंकिम अपने खाली क्षणों में अक्सर इसी स्थिति पर सोचते रहते। अगर वे नौकरी के त्यागपत्र दे तो क्या बना सकती है, यानी बात बन सकती है। त्यागपत्र यानी इस्तीफ़ा दे तो, रिज़ाइन दे तो। बल्कि इस नौकरी के अधिकार से तो वे मॉरल जैसे अपराधी को सजा दिला सकते हैं। इससे लोगों का कुछ तो भला होता ही है। पर देश को आज़ाद कराने के लिए वे क्या करें? सोचते सोचते उन्हें लगा कि गुलाम देश में भी विचार प्रक्रिया तो स्वतंत्र है। यानी हम दूसरों के गुलाम हैं, लेकिन अपनी जो सोचने की आज़ादी तो हमें है खुद की, उसके लिए तो हमें बंधन नहीं है। ऐसे वह सोचते हैं। और आगे देखो, उनके सोचने पर किसी किस्म का बंधन नहीं आता है, कोई बंधन नहीं डालता है। उनकी कलम तो उनकी अपनी है। कलम यानी पेन, लेखनी, जो चाहे लिखे। उनके 2 उपन्यास प्रकाशित भी हो चुके थे। इसी उनकी लेखनी का आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ता गया। सन 1875 में वे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आए। रास्ते में ट्रेन में बैठकर प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ आने से वे एकदम हल्का महसूस कर रहे थे। उनकी विचारधारा देश की परिस्थितियों की ओर मुड़ गई। कहने को तो वे एक बड़े अफसर है, पर सचमुच प्रशासन चक्र में उनका स्थान क्या है? एक पेंच है। ऐसे वह सोचने लगे। हाँ, ठीक ही है तो है। एक पहिया है, चक्र है, अनेक पेंचों से कसा रहता हूँ। यानी अंग्रेज़ों का उस पर दबाव है। चलता तो पहिया ही है ना, पेंच तो नहीं। ठीक इसी तरह ब्रिटिश प्रशासक चक्र में वे एक पेंच भर की हैसियत रखते हैं। फिर भी अन्य पेंचों और उनमें एक अंतर है। एक पेंच में जितनी शक्ति है उससे वह आम आदमी का भला करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी था। ब्रिटिश साम्राज्य सदैव तो रहेगा नहीं। ठीक है, 1857 के गदर में भारतीयों को मात खानी पड़ी,
उसका एक लाभ यह हुआ कि जनसाधारण को आशा हो गई कि अंग्रेज़ों को भगाना संभव है। अभी इतनी जल्दी दूसरा हल्ला बोलने का अवसर नहीं आया है। इस बार प्रयास असफल नहीं होगा। बंकिम की यह आशावादी सोच निराधार रही। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला कर चुके। संचार ने समाचार पत्र वगैरह होता है। तार भेजने के लिए नई लाइनें डाली जा रही थी। रेल व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा था। इतने कार्यों के लिए दफ्तरों में क्लार्कों की ज़रूरत थी। अतः स्कूलों में अंग्रेज़ी की शिक्षा भी शुरू हो चुकी थी। अंग्रेज़ी सीखने का यह फ़ायदा हुआ कि प्रांतीय भाषाओं की बाधा के बिना अंग्रेज़ से समूचे भारत के बीच जैसा एक सौहार्द भरा संबंध बन गया। सौदे के लिए अपनी बात कहना और समझाना आसान हो गया। अंग्रेज़ों ने जिस भाषा के माध्यम से प्रशासन को मजबूत करना चाहता था, उसी भाषा को भारतवासियों ने एक दूसरे को जोड़ लिया, यानी सीख लिया। इस समय ट्रेन फसलों से लहराते खेतों की हरितमी के बीच से गुजर रही थी, यानी आसपास का जो खेत वगैरह है उसमें हरियाली थी। काल समय सब कुछ भूल बंकिम चंद्र जी सौंदर्य में खो गए। प्रकृति के उनके विचार श्रृंखला भी इस अलौकिक दृश्य से प्रभावित होकर दार्शनिक होने लगे। यही है भारत माँ का असली चेहरा। कितना सुंदर, कितना सौम्य। उनके मस्तिष्क में विचार और शब्दों की झंझावत चल रहा था। उन्होंने विचारों को वाणी दी। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलम मलयम शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। अपना भारतीय गीत, यानी हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, सुजलाम है, शांति है, खुशहाली है। इसे देखकर मन भयभीत हो रहा है। वंदे मातरम यानी भारत माता की जय। ऐसे उन्होंने शब्दों को गुनगुनाना शुरू किया। शब्द सहज ही लय में बनते चले गए। बंकिम ने सोचा, इसे लोगों तक पहुंचाए कैसे। इस कविता के शब्द लोगों की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थे। इसे लोगों तक पहुंचाना ही होगा, पर कैसे करें। उन्होंने अपने कुछ मित्रों को अपनी कविता सुनाई। कविता उन्हें भी बहुत पसंद आई। इसे किसी पत्रिका में छापने भेज दो, एक ने सुझाव दिया। यह कविता किसी पत्रिका के पृष्ठों पे बंद हो जाने के लिए नहीं, इसका उड़ान तो विस्तृत नभ तक जाएगी, बंकिम सोच रहे थे। मित्रों से भी उन्होंने यही कहा। अभी वे इस कविता के असली महत्व को नहीं समझ रहे हैं। मैंने सिर्फ पत्रिका में छापना ऐसे सुझाव दे रहे थे। उनके शब्दों को आज़ादी के द्वार पर लगे तालों को खोलने वाली चाबी है। इसे बहुत यत्न से लोगों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि वह प्रेरणा लगेंगी, शक्ति बनेंगी लोगों को आज़ादी में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। यत्न करते कई वर्ष बीते। उन दिनों बंकिम ने आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा। यही उपन्यास उनकी इस कविता के लिए माध्यम बना। कथा का एक पात्र इसी कविता को गा कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए उकसाता था। बंगदर्शक पत्रिका में यह उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई, सीरियल में भी। उसी वर्ष पुस्तक रूप में भी यह बाजार में आ गया। लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। इस कविता के कारण आनंद मठ उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गया। तत्काल ही यह कविता आज़ादी का गीत बन गई और इसको गाने वाले लोगों की नज़रों में हीरो बन गए। आज़ादी की राह पर से उद्भव। और यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो गया। तो आपको क्या करना है, इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिख कर रखना है और ग्रुप में अपलोड करना है।